अच्छा, तो आज हमारा पहला लेक्चर है जेंडर स्टडीज का। ठीक है, आवाज क्लियर है ना? मेरी सबको आवाज आ रही है आराम से? ओके। अच्छा, आज जो आउटलाइन हमारे सेशन की है वो ये है कि सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट जो ग्लॉसरी है ना, जो सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फेमिनिस्ट थ्योरीज की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर हम फेमिनिस्ट मूवमेंट पढ़ेंगे, जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, सेकंड वेव, थर्ड वेव, और मोस्टली आजकल नहीं पढ़ाई जाती मगर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुई, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे जेंडर स्टडीज की तरफ। ठीक है, अब इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह ये है कि देखें, जब आपको पूरा बैकग्राउंड आपको कवर होगा, आपको चीजें मालूम होंगी कि चीजों की ओरिजिन कहाँ थी, किस तरह हुई, मसाइल क्या थे, चीजों का जो आपस में उनकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुई। फिर जब आप जेंडर स्टडीज पर आएंगे तो आपको कोई भी किसी भी किस्म की एम्बिग्युइटी नहीं होगी कि इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको कोई किसी भी तरफ से कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे जेंडर एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड गवर्नेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, फिर आखिर जो हमारी दो क्लास होंगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे, सारा हमारा जो फोकस आ जाएगा, सारी हमारी चीजें जो होंगी वो स्टेटस ऑफ विमेन इन पाकिस्तान। ठीक है, उसकी वजह ये है, ये मैंने आउटलाइन अपने हिसाब से बनाई है, इसमें कोई भी टॉपिक मैंने रिमूव नहीं किया जो हमारी एफपीएससी की आउटलाइन है। उसकी वजह ये है कि जब हम सारा कुछ पढ़ लेंगे तो हमें फिर कोई और से अलग से चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमारा सारा फोकस होगा विमेन इन पाकिस्तान के ऊपर। उसका स्टेटस क्या है, उसकी पॉलिटिकल कोटा क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसके मसाइल क्या हैं, रूरल वुमेन के, अर्बन वुमेन के, सिटी लाइफ क्या है, और उसके अलावा विलेज लाइफ क्या है, वहाँ के मसाइल क्या हैं, और जो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर हम वो उसको कवर करेंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं? अच्छा, अब हम आते हैं कि एक जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो वो देखें, जब आप मिसाल तब आप ये कहते हैं आप एक पश्तो स्पीकर हैं या सिंधी हैं या बलोची हैं या पंजाबी और आप स्पीकर हैं, तो सपोज करें आप एक बंदे से जाकर मिलते हैं। एक बंदे को उर्दू आती है, आपको पश्तो आती है, तो जो पश्तो वाला जब उर्दू से बात करेगा, उर्दू वाला जब पश्तो से बात करेगा, तो उसके अंदर भले आपको चीजें समझ में आए, मगर बहुत सारे लूप होल्स, बहुत सारे वेग आइडियाज की क्या होगी, इंट्रोडक्शन होगी, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जिसके अंदर बहुत सारी चीजों का गैप रह जाएगा। अब इसी तरह होता है जब आप किसी पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको अगर उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं आती, उसकी ग्लोसरी नहीं आती, और आप पेपर, आपका जो पेपर होगा वो उस एग्जामिनर के पास जाएगा जो उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है। जब आप उस शख्स से उसकी जबान में बात नहीं करेंगे तो हाउ कैन यू गेट द स्कोर? ठीक है, पहली बात ये। उसके अलावा ये बात है कि आप एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन की आपको वोकेबलरी अक्वायर कर जाते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एक्यूरेट सोर्स ऑफ वर्ड डेफिनेशन है आप उनको इंश्योर करते हैं। ठीक है, कि आपके पास ये एक्यूरेट सोर्स ऑफ वर्ड जो की डेफिनेशन जो है वो आपके पास मौजूद है। ठीक है, आप वर्ड्स को, वोकेबलरी को आप प्रॉपरली स्पेसिफिक डिसिप्लिन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये ना कि बल्कि आपको डेफिनेशन में हेल्प करते हैं, बल्कि आप किस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना चाहिए, आपको इसके अंदर भी ग्लॉसरी आपकी हेल्प करती है। ठीक है, और मोस्टली जब हमें ग्लॉसरी नहीं आती तो हम क्या करते हैं, हम बड़े ही लार्ज स्टेटमेंट लिखते हैं, हम बड़ी वेग स्टेटमेंट जिसके अंदर स्वीपिंग स्टेटमेंट आती हैं, मिस एप्रोप्रिएट डिक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी चीजों से निजात हासिल करने के लिए और उनको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जॉर्गन, पर्टिकुलर ग्लॉसरी उस सब्जेक्ट की हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा बात भी हमारी पहुंच जाए और एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आप उस चीज को कॉन्टेक्स्ट में आप डिलीवर करें। और मोर इम्पोर्टेंटली जो दूसरी बात वो ये है कि जो आपकी ग्लॉसरी है वो आपकी प्रेसरी एंड समरी राइटिंग में बड़ी हेल्प करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आगे मैं जाकर बताऊंगा कि किस तरह से ये चीजें आपको हेल्प करती हैं। यहां तक क्लियर है?
ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा इससे पहले मैं दूसरी बात करता हूँ, वो दोस्त, वो भाई, वो सिस्टर जो नए हैं आज के सेशन के अंदर, आप अगर फर्स्ट टाइम आप बिगिनर हैं तो ये बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि ये सब्जेक्ट हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसका हमें समझ नहीं आ रहा, कहाँ से चीज़ें कवर करनी है। सर जो हैं वो डायरेक्टली अपने हिसाब से पढ़ाएँगे, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। इंशाअल्लाह चीज़ों को हम बिगिनिंग से लेंगे और एंड तक खत्म करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन इंशाअल्लाह हम नहीं उसको छोड़ेंगे नहीं, और हर चीज़ को हर मुमकिन हद तक हम उसको रिज़ॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं, एक ब्रीफ आपको जेंडर स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन दे दूँ कि जेंडर स्टडीज़ है क्या? इसकी इमर्जेंस कैसे हुई? और हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है? मसाइल क्या थे? फिर हम अपना डायरेक्ट शिफ्ट कर देंगे, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है जेंडर की ग्लॉसरी वाला। ठीक है? अच्छा, अब जो एकेडमिक स्टडी है ना जेंडर स्टडी की या जेंडर की, वो उसकी बहुत शॉर्ट स्टडी, क्योंकि ये 1960 की लेट के अंदर इसकी डेवलपमेंट हुई, जब सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई थी। ठीक है? 1970 से पहले जो सोशल साइंसेज थी, जो सोशल साइंस हम पढ़ते थे या लोग जो पढ़ते थे इन जनरल, या सोशियोलॉजी थी इन पर्टिकुलर, उसके अंदर उसने जेंडर को इग्नोर किया। अब जेंडर का उस टाइम मतलब क्या था, कॉन्टेक्स्ट किस में लिया जाता था, वो ये था कि जो लोग इसके अंदर पढ़े जाते थे, वो मोस्टली मेन थे। ठीक है? जिनके ऊपर स्टडी की जाती थी, या जो टॉपिक्स थे वो उनका फोकस सिर्फ उस सोशल वर्ल्ड के ऊपर था जो सिर्फ मैन के लिए सिग्निफिकेंट थी। जिस तरह से उस टाइम कैपिटलिज्म था, इकोनॉमी थी, पॉलिटिक्स थी, लेबर वर्क था, पेड वर्क था, ये सारे जो सोशल एंड पॉलिटिकल जो हमारे जो सराउंडिंग्स थी, ये जो फैक्टर्स थे, इसके अंदर मोस्टली जो फोकस किया गया था वो मैन की लाइफ पे किया गया था। ठीक हो गया। उसके बाद जो प्री 1970 से पहले जो विमेन थी वो इनविजिबल थी। ठीक है? जेंडर ब्लाइंड सोशियोलॉजी, ओनली फीचरिंग इन देयर ट्रेडिशनल रोल एज वाइफ एंड मदर विद इन फैमिली। बस वो सिर्फ वाइफ्स तक और मदर तक फैमिलीज के अंदर ही वो उनके जो ट्रेडिशनल रोल जो उनको असाइन किए गए थे वहां तक महदूद थी। ठीक है? अब आहिस्ता से क्या हुआ था कि उनके जो रोल्स होते हैं, उनके जो डिफरेंसेस हैं, उनकी जो इनइक्वलिटीज हैं, उनको कोई एक सोशल लेवल पर, सोशोलॉजिकल लेवल पर कोई एज अ इश्यू के ये एक मसला है, इस चीज को एड्रेस किया जाए, वो वहां तक रिकॉग्नाइज या एड्रेस नहीं किया गया था। अब क्या होता है कि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जब आती है तो उनके अंदर क्रिटिक आती है। ठीक है? अब नंबर ऑफ डिसिप्लिन जो हैं वो सोशल साइंस के अंदर, आर्ट्स के अंदर, ह्यूमैनिटीज के अंदर स्टार्ट होते हैं, और वो किसको अटेंशन देते हैं? जेंडर को। और सोशियोलॉजी के अंदर क्या हुआ कि जो विमेन है और मैन है, इसको आहिस्ता से क्या हुआ, इसको आपने फोकस करना स्टार्ट किया, इनकी प्रॉब्लम्स को एग्जामिन करना स्टार्ट किया, इनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता 1970s के दौर के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो इनिशियली जो था ना स्टडीज जो थी वो सिर्फ जो विमेन की जो नॉलेज के अंदर जो गेप्स थे ना उनको फोकस किया। अब गेप्स किस तरह से कि विमेन के नॉर्म्स क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं, उनको किस स्तर पे होना चाहिए, उसकी इकोनॉमिकल वेल्थ क्या है, उसकी सोशल पोजीशन क्या है, उसके मसाइल क्या क्या हैं, इन चीजों पर फोकस किया गया। ठीक है? उसके अलावा पेड वर्क हो गया, हाउस वर्क हो गया, मदरहुड हो गया, या मेल वायलेंस। और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी तकरीबन आप जो, अगर आप विक्टोरियन एरा, अगर किस आपने दोस्त होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे कि विमेन जो थी वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड थी। ठीक है? अब जेन ऑस्टन है, या आप उसके अलावा जॉर्ज इलियट को देखें, तो इन्होंने उस वक्त क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता से इस हेजिमनी को कॉन्टेस्ट किया। ठीक है? इसके सामने लड़ी और इसके सामने खड़ी हुई। अच्छा, उसके बाद 1960 के अंदर यूएस के अंदर 1970 तक, ठीक है, विमेन स्टडीज की शुरुआत होती है। ठीक है? एज अ डिसिप्लिन इमर्ज होता है। ठीक है? अच्छा, ये जो मैंने ग्रीन के अंदर चीजें हाईलाइट की हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए एमसीक्यूज है। ठीक है? और जहां जहां भी कोई चीज एमसीक्यूज होगी मैं आपको वो इसके अंदर ग्रीन कर दूंगा, या आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ये आप अपनी पेज के ऊपर या नोटबुक के ऊपर आप
नोट कर ले ताकि आपको एमसीक्यू में भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ 1976 के अंदर पहली विमेन स्टडीज की कॉन्फ्रेंस यूके के अंदर हुई। अच्छा, अब क्या हुआ जब इस तरह की डेवलपमेंट हुई, तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस मिला विमेन को कि उनकी भी स्टडी की जाए, उनके अपने राइट के अंदर, उनके अपने हुकूक के हवाले से। ठीक है? अब यहाँ से क्या होती है, सक्सेस होती है किसके लिए? फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एनालिसिस। अभी हम जेंडर के पास नहीं है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं कि किस तरह से चीजें इमर्ज हो रही थी। ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अब क्या होता है 1980 के अंदर, ठीक है, बॉडी ऑफ नॉलेज, एक मिनट, वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, 1980 के अंदर एक बॉडी ऑफ नॉलेज इमर्ज होती है जो क्या करती है विमेन की स्टडीज के लिए, विमेन के लिए तो चीजें इंस्टीट्यूट इमर्ज में आ गए थे, अब मेन के ऊपर फोकस होने लगा। ठीक है, ऐसे बुक्स लिखे गए जिनका फोकस फोकस किसके ऊपर था? मैन के ऊपर था, मैस्कुलिनिटी के ऊपर था। ठीक है, इस दौरान के अंदर 1990 तक मैन स्टडी रिकग्नाइज और एक स्पेशलिस्ट एरिया बनकर सामने आया। अब क्या होता है कि जेंडर स्टडीज मुतारिफ होता है। अब जेंडर स्टडीज क्या है कि हम इस तरह करेंगे कि विमेन स्टडीज मैन स्टडीज को कंबाइन करके एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड हम करते हैं जिसका फोकस ये होगा कि जो जेंडर है, जो मैन और फीमेल के दरमियान जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, जो उनकी एथनिसिटी की बेसिस पे है, जो सेक्सुअलिटी की बेसिस पे है, जो नेशन की बेसिस पे है, जो रिलीजन की बेसिस पे है, ये आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, जो जेंडर्स हैं इनके आपस में रिलेशनशिप किस तरह से डेवलप होते हैं, इनके कॉम्प्लेक्सिटीज क्या हैं। इनका गोल ये था कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है, ये एनालाइज करना है वो कल्चरल प्रैक्टिसेस, वो ट्रेडिशनल नोशन जो क्या करते हैं जेंडर के अराउंड, सेक्सुअलिटी के अराउंड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अराउंड, ठीक है, अराउंड क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं, और किस तरह से लोगों की लाइफ को, लोगों की जिंदगी को सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मकसद था जेंडर स्टडीज का। ठीक है, जिसके अंदर पहले आपकी विमेन स्टडीज इमर्ज होती है, मैन स्टडीज होती है, फिर एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होती है कि ये सारी जो चीजें हैं लाइफ है इनकी, ये किस तरह से एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, हर लिहाज से, वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो या रिलीजियस हो, किस तरह से ये आपस में इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, डेवलपमेंट होती है, इनके रिलेशनशिप के आपस में अफेक्ट क्या होते हैं, इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, एंड हाउ दीज थिंग्स influence each other. That's why gender studies is a field of social science that discuss how these relations influence each other, how the orientation, how the sexuality of male and female grow in a society, and how they develop with the passage of time. यहां तक क्लियर हो गया कि हमारा जेंडर स्टडीज का मकसद क्या है और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, समराइज ये है कि देखिए पहले विमेन को इग्नोर किया गया और जो सोशल साइंस के अंदर जो फोकस था वो सिर्फ मैन और उसकी सोशल वर्ल्ड के एस्पेक्ट के ऊपर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई, उसने फोकस किया, उसने क्रिटिसाइज किया कि विमेन के तो आपने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, विमेन के भी राइट्स हैं कि उनको स्टडी की जाए, उनके प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए, उनके राइट्स की बात की जाए। फिर विमेन स्टडी एज अ डिसिप्लिन, एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इमर्ज हुआ। फिर क्या हुआ जब थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की स्टार्ट होती है तो मैन स्टडी, बुक्स लिखे गए उसके ऊपर कि मैन जितना हक विमेन का है कि उनको स्टडी की जाए, इसी तरह से मैन स्टडी भी स्टार्ट की जाए। तो मैन स्टडी के डिपार्टमेंट दुनिया के अंदर खोले गए, इंस्टीट्यूट खोले गए। फिर कॉन्सेप्ट आया जेंडर स्टडी का। जेंडर स्टडी में क्या पढ़ते हैं कि दोनों मेल और फीमेल या जो भी जेंडर की आइडेंटिटी हो, वो जेंडर न्यूट्रल हो, वो होमोसेक्सुअल हो, वो हेटेरोसेक्सुअल हो, वो गेज हो, वो लेस्बियन हो, वो बाइसेक्सुअल हो, वो क्यूर हो, इन ये आपस में किस तरह से एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, इनकी डेवलपमेंट किस तरह की होती है,
इनके रिलेशन आपस में किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, इस तरह से जेंडर स्टडीज एक इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ मिलकर एक ऐसा डिसिप्लिन है जो इन सारे रिलेशन को, इन इन्फ्लुएंस को, सोसाइटी के अंदर किस तरह डेवलप होते हैं, इन सबको जेंडर स्टडी स्टडी करती है। क्लियर हुआ अब? ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं, आते हैं ग्लोसरी के ऊपर। ठीक है। अब पहला पहला जो टर्म है हमारा वो है एंड्रोसेंट्रिज्म। अच्छा, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपने बुक देखी होगी, 50 की कॉन्सेप्ट इन जेंडर स्टडीज बाय जेन पिल्चर एंड इमेल्डा वेलहेन। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको पहले बताया ना कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप, अब देखिए ना, आपने एक लंबी बात कर दी, अब उसी लंबी बात को अगर आप एक वर्ड में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी प्रेस में कितनी हेल्प करेगी। उसके अलावा जो एग्जामिनर पेपर चेक करेगा उसको पता होगा कि ये बंदा जेंडर स्टडीज में इसने डिग्री की हुई है। ठीक है, वो आपको मार्क्स लाजमी देगा, क्योंकि आप कोई गैप ही नहीं छोड़ेंगे कि वो सोचने में मजबूर है कि इसने पता नहीं क्या इसके अंदर आर्गुमेंट डेवलप किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब एंड्रोसेंट्रिज्म हमारी पहली टर्म है। अब एंड्रोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है? एंड्रोसेंट्रिज्म का मतलब यह है कि ऐसी डॉक्ट्राइन जिसके अंदर मेल सेंटर्ड अप्रोच हो। ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस, ऐसा कॉन्शियस, ऐसी चीज जो मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया के सामने रखे, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करे और मैस्कुलिनिटी को जनरलाइज कर दे। मतलब अगर विमेन एक्सपीरियंस को भी आपने ऑर्गेनाइज करना हो, जज करना हो, इवेल्युएट करना हो, तो उसका जो लेंस होगा, उसका जो क्राइटेरिया होगा, वो मैन का एक्सपीरियंस होगा। जिस तरह से जूडिथ बटलर ने एक जगह बात की थी कि दे ड्रीम थ्रू द ड्रीम ऑफ मैन। ठीक है, विमेन के लिए बात कर रही थी कि वो सपने तो देखती थी, मगर सपने वो उन तरीके से उस वे में देखती थी, उन ड्रीम जो मर्द देखते थे। ठीक है, दे ड्रीम थ्रू द ड्रीम्स ऑफ मैन। ठीक है। तो एंड्रोसेंट्रिज्म का मतलब ये है कि ऐसी अप्रोच, ऐसी चीज, ऐसी डॉक्ट्राइन जिसके अंदर आप मेल सेंटर्डनेस को प्रायोरिटी दें। ठीक है। 1911 में एक बुक लिखी थी चार्लोट पर्किंस ने, आवर एंड आर एंड्रोसेंट्रिक कल्चर। उसने कहा कि जितनी भी सोसाइटीज हैं हिस्टोरिकली और प्रेजेंट के अंदर, वो एक एंड्रोसेंट्रिक टेंडेंसी को एग्जिबिट करती हैं, शो करती हैं। अब किस तरह से? आप हमारे मुआशरे के अंदर देख लेना, हमारे मुआशरे में क्या है, मेल ज्यादातर प्रोमिनेंट है। ठीक है। ये कौन सी अप्रोच है? ये एंड्रोसेंट्रिज्म है, ये एंड्रोसेंट्रिक अप्रोच है। तो इसका मतलब ये है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद दूसरा आता है आपका डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर। जो लोग कार्ल मार्क्स को बहुत पसंद करते हैं और जिसने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है वो इस चीज से अच्छी तरह से वाकिफ होगा। ठीक है। अच्छा, अब डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? एक मुआशरे के अंदर लेबर, कामकाज, मजदूरी, उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं, वो खा फैमिली के मेंबर्स के दरमियान हो, वो सोसाइटी के अंदर हो, वो किसी जगह पर हो, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वो टास्क जो क्या हो, एक चीज को मेंटेन करने के लिए रखे गए हो और वहां पर जहां पर लोग रहते हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह से? अब देखें, एक सोसाइटी है। अब डोमेस्टिक डिवीजन किस तरह से है भाई? जिसने बीएस किया हुआ है वो कंपनी का सीईओ बन सकता है और जिसने मैट्रिक किया हुआ है वो क्लर्क बनेगा। ये डिवीजन की कर दी गई लेबर की। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो जितना क्या मेहनत करेगा उसको उतनी इज्जत मिलेगी। ये हमने एक डिवीजन कर दी डोमेस्टिकली, सोशली। ठीक है, वो लेबर। अब क्या है, अब हम इसके अंदर क्यों पढ़ रहे हैं जेंडर स्टडीज के अंदर? इसकी वजह से क्या है कि देखें, अब सेक्सुअल डिवीजन की बुनियाद पे भी लेबर को हमने डिवाइड किया हुआ है। किस तरह से? देखें, औरत का काम क्या है? औरत का काम यह है कि वो खाना बनाएगी, वो बच्चों को पालेगी, वो बच्चों को सुबह तैयार कराएगी। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी, on the basis of sexual orientation, we have divided the labor। ठीक है।
आप घर में जाएं, घर में आप देखेंगे, कभी आपने देखा कि आपका अब्बू घर में चाय बना रहा हो और आपकी जो वालदा साहिबा हैं वो जियो न्यूज या सीएनएन देख रही हूँ। मतलब कहीं भी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कहीं रेयर कोई हो तो हो, वरना मोस्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब ये हमने डिवीजन कर दिए किसकी, डोमेस्टिक लेबर की, इन टर्म्स ऑफ और द रियल ऑफ फैमिली हाउस होल्ड या सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं दूसरा। हर किसी ने फेमिनिज्म तो पढ़ा होगा, पर मोस्टली अब ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये 50 की कॉन्सेप्ट में लिखा गया है फेमिनिज्म। अब पहली जो बात है फेमिनिज्म, इसका का मतलब ये है कि ये फ्रेंच का वर्ड है फेमिनिज्म, फेमिनिज्म है, उससे 19 से उसको वहां से ओरिजिनेट हुआ। इसका एक ये मेडिकल टर्म था कि डिस्क्राइब करें कि भाई मेल फेमिनाइजेशन ऑफ अ मेल बॉडी, ठीक है, या मेल बॉडी जिसके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक हो, या विमेन जिसके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल हुआ था। ठीक है। यूएस के अंदर जो 20th सेंचुरी का अर्ली पार्ट है, वहां पर एक ग्रुप ऑफ विमेन को रिप्रेजेंट किया गया था। वो ग्रुप, ठीक है, जिसने क्या किया था, विच असर्टेड द यूनिकनेस ऑफ विमेन, द मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ मदरहुड एंड विमेन स्पेशल प्योरिटी। ठीक है। वो ग्रुप जो बिल्कुल एक वो विमेन जो यूनिकनेस थी अपने किरदार के अंदर, या जिसके अंदर मिस्टिकल एक्सपीरियंस थे मदरहुड के, या एक विमेन के स्पेशल प्योरिटी के हैं या चैस्टिटी के हैं, उनके उनको एक खास ग्रुप को रेफर किया जाता था फेमिनिज्म के हवाले से। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता से इस टर्म को एक अलग लेवल के ऊपर इसकी एक्सप्लेन किया गया, इसको समझाया गया कि जो विमेन है वो सब्जुगेटेड है, वो मार्जिनलाइज्ड है, वो सप्रेस्ड है। क्यों सप्रेस्ड है? बिकॉज ऑफ देयर सेक्स। और विमेन अब डिजर्व करती है, उनको फॉर्मल इक्वलिटी चाहिए लॉ के अंदर, लॉ के नजदीक। ठीक है। अब ट्रम्प का इस्तेमाल क्या होने लगा कि देखें विमेन सब्जुकेटेड हैं, क्यों हैं? क्योंकि उनकी सेक्स की वजह से, because of their sexual parts, because of their sexual biological characteristics, and that women deserve कि उनको एक फॉर्मल इक्वलिटी मिलनी चाहिए लॉ के नजदीक। अब हम पढ़ते हैं एक आपको अर्ली फेमिनिस्ट, ये भी एक एमसीक्यूज है। ये अर्ली फेमिनिस्ट कौन थी? मेरी वॉल्सनक्राफ्ट, जिसने किताब लिखी थी द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो फेमिनिज्म था वो पॉपुलर यूजेज के अंदर आ गया। ठीक है। पॉपुलर यूजेज में किस तरह से? ठीक है, कि दुनिया जहां कहीं भी औरतें हैं वो रियलाइज करें अपने आप को, वो एबल हों कि वो एज एन इंडिविजुअल अपना पोटेंशियल रखती हैं कि वो अपने राइट्स की बात कर सकें। ठीक है। फिर क्या हुआ, 1980s के अंदर इस जो टर्म है फेमिनिज्म, इसको प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया, फेमिनिज्म्स। इसका मतलब ये है कि देखें, ये जो भाई ये जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये प्लीज बंद कर, खत्म कर दे इसको। अच्छा, अब जो कॉमन हो गया, क्या प्लूरल क्यों यूज किया गया? उसकी वजह ये थी कि देखें जितनी भी फेमिनिस्ट हैं वो जरूरी नहीं कि वो एक पर्टिकुलर खिते से हो, उनके मसाइल एक हो, उनकी सिचुएशन एक हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब फेमिनिज्म का मतलब क्या है कि दुनिया में जहां कहीं भी औरतें हैं उनके अलग मसाइल हैं। एक औरत जो थर के अंदर बैठी हुई है और एक औरत जो यूरोप लंदन की स्ट्रीट नंबर 39 में बैठी हुई है, उसके मसाइल अलग हैं। एक अफ्रीकन वुमेन के ऑस्ट्रेलियन वुमेन से जो उनके मसाइल हैं, जो सिचुएशन है, वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है। थर की जो औरत कहेगी कि मुझे एटलीस्ट बात करने का मौका दिया जाए, पर जो इस्लामाबाद की विमेन है वो कहेगी मेरी सैलरी इंक्रीज की जाए। डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट चीजें हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब फेमिनिज्म का मतलब ये है। अच्छा, उसके बाद आता है हेटेरोसेक्सिज्म। ठीक है। अब सेक्सिज्म का सिंपल मतलब ये है कि हेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। आप जब सेक्स की बुनियाद के ऊपर किसी एक जेंडर से आप नफरत करें, या उसके उससे आपको क्या प्रेजुडिस हो, उसको हम सेक्सिज्म कहते हैं। हेटेरोसेक्स का मतलब ये है कि ऐसा प्रेजुडिस, ऐसा एंटोगेनिज्म जो हेटेरोसेक्सुअल पर्सन शो करें टुवर्ड होमोसेक्सुअल, वो डिस्क्रिमिनेशन जो कोई लोग
होमोसेक्सुअल की तरफ रखते हो, वो हेटर्ड, वो प्रेजुडिस, इसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोसेक्सुअलिज्म। अब जेंडर क्या है? इधर बस आप यह इतना समझ लें कि जेंडर एक सोशल ओरिएंटेशन है, एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। मुआशरे में इसको एक दिया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है, एक कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। और सेक्स क्या है? सेक्स एक बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये था कि हम डिमार्केशन करें, डिमार्केशन एक लाइन खींच दें, बायोलॉजिकल सेक्स क्या होता है और वो चीजें जो हम एज अ मेस्कुलिन और एज अ फेमिनिन हमें असाइन किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब सिंपल ये है कि वो अप्रोच, एक पॉलिटिकल अप्रोच जहां पर लोग एक पर्टिकुलर रेस से, मजहब से, जेंडर से, सोशल बैकग्राउंड से, सोशल क्लास से, इन्वायरमेंट से या किसी भी फैक्टर हो, वो एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा डेवलप करे एक खास आइडेंटिटी की बुनियाद के ऊपर। उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। मतलब सपोज करें एक सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर खास ग्रुप है, ठीक है, एक उसकी खास आइडेंटिटी है, वो अपने कुछ उसका पॉलिटिकल एजेंडाज हैं और वो उनकी बेस के ऊपर, उस खास आइडेंटिटी के ऊपर क्या करते हैं? अपना एजेंडा डेवलप करते हैं, अपनी अप्रोच को वो क्या करते हैं? आगे लेके आते हैं। मिसाल के तौर पर मुहाजिर के अंदर लोग कहते हैं कि भाई मुहाजिर सुबह बनना चाहिए, हजारा कहते हैं हजारा सुबह बनना चाहिए, सराकी कहते हैं सराकी सुबह बनना चाहिए। तो ये अप्रोच कौन सी है? ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक पर्टिकुलर रेस की बुनियाद पर है, एक कल्चर की बुनियाद पे है, सोशल बैकग्राउंड की बुनियाद पर है। ठीक है, अब हम आते हैं किसकी तरफ? फेमिनिज्म की तरफ, जेंडर की तरफ। अब मसला ये हुआ कि देखिए, पहले तो मसला ये था ना कि भाई विमेन को इक्वलिटी चाहिए। अब मसला ये हुआ, इक्वलिटी तो चाहिए, पर किस बुनियाद पे? कौन क्या कहेगा? मसला, मरकजी मसला क्या है? सेंट्रल इशू क्या है? इक्वल पे मिलनी चाहिए इक्वलिटी के अंदर, या अबॉर्शन के राइट्स मिलने चाहिए, या एक न्यूक्लियर फैमिली हो, या लेस्बियनिज्म हो, या वेलफेयर पॉलिसीज हो, या कैपिटलिज्म हो। अब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बन गए थे किसके अंदर? फेमिनिज्म के अंदर। विमेन लिबरेशन ग्रुप, ठीक है, विमेन रेडिकल ग्रुप, ठीक है, उसके अलावा विच ग्रुप बन गया था, विच हंट्स ग्रुप बन गया था, ठीक है, और इसका नाम था इंटरनेशनल कंस्पायरेसी फ्रॉम हेल। ठीक है, इस तरह ग्रुप बन गए थे। तो अब मसाइल क्या थे? हर ग्रुप अपनी अपनी एक खास आइडेंटिटी की बुनियाद के ऊपर अपने मसाइल के लिए लड़ रहा था। ठीक है, अब ये करना था कि भाई कौन सा शेयर्ड एजेंडा अपने आपके अंदर लेके आएगा और उसको आगे पेश करेगा। ये है आपकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ठीक है, अब कुछ और हमारे पास ये अच्छा, जैसे अगर वो लिंक अगर खत्म हो जाती है तो आप दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी एक और इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी ग्लॉसरी है, सेक्स। सेक्स क्या है? कि जब एक इंसान की पैदाइश होती है, उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डिफाइन करते हैं, वो मेल है या फीमेल है, इसको हम सेक्स कहते हैं। जेंडर का मैंने बताया कि मिस जेंडर क्या है? वो सोशल कंस्ट्रक्शन जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें कुछ रोल असाइन किए जाते हैं कि ये मेल है, ये स्ट्रांग है, ये बॉडी बिल्डर है, ठीक है, इसके अंदर पावर है, ठीक है, ये लीडर है। इस तरह की जो ओरिएंटेशन जो हम डेवलप करते हैं उस वो जेंडर के अंदर आती हैं। सेक्स क्या है? वो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफाइन करती हैं ह्यूमन को एज मेल और फीमेल। अब जेंडर रोल क्या है? ये जॉन मनी 1994 के अंदर इसने ये टर्म्स को डिफाइन किया था। ये एक फेमिनिस्ट हैं। अच्छा, इसने कहा था कि जेंडर रोल क्या है? द पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं और पब्लिक उसके हवाले से क्या एक्सप्रेस करती है। मिसाल के तौर पर वो रोल जो सोशल क्राइटेरिया ने असाइन किए हैं, ना कि बायोलॉजिकल क्राइटेरिया ने। मिसाल के तौर पर किस तरह से? बच्चे पालना, ये एक फीमेल सेक्स रोल है। ठीक हो गया। उसके अलावा सपोज करें, आजकल हमारे सोशल कल्चर है कि खाना औरत पकाएगी और खाना जो बाहर सब्जी सालन वगैरह कौन लेके आएगा? वो मर्द लेके आएगा। ठीक है, लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है, हमने कुछ रोल दे दिए कि ये जब रोल
सोशल क्राइटेरिया की बुनियाद पर हम असाइन करें एक पर्टिकुलर सेक्स को, उसको हम कहते हैं जेंडर रोल। पब्लिक उस चीज को किस तरह से एक्सप्रेस कर रही है। अब जेंडर आइडेंटिटी क्या है? जेंडर आइडेंटिटी ये है, वो कहती है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑफ वंस ओन जेंडर, कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं। अब हम देखते हैं ना, अब जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें लगता है यार ये मुझे मतलब फीमेल लगती हैं, हालांकि वो मेल होता है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह के होते हैं, उसका बात करने का अंदाज या उसका चलने के अंदाज अंदाज जो होते हैं। अब जब आप अपने आप की सेल्फ कॉन्शियसनेस की बुनियाद के ऊपर आप जब रिकग्नाइज करते हैं, उसको हम कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी। सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है? वो फिजिकल आइडेंटिटी जो एक शख्स की उसकी पैदाइश के वक्त होती है, उसे हम सेक्सुअल आइडेंटिटी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है जेंडर एम्पावरमेंट। अब जेंडर एम्पावरमेंट क्या है? कि हमने क्या करना है, हमने इंडिविजुअल्स को पर्सनल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है इंडिविजुअल्स की, वो खा मेल हो या फीमेल हो, या जो भी जेंडर आइडेंटिटीज हैं, उनको हमने इंक्रीज करना है। और उसके अंदर कोई भी हमने डिस्क्रिमिनेशन करनी, हमने उन जेंडर को एम्पावर करना है। उसके अंदर मेल आए, फीमेल आए, हेटेरोसेक्सुअल आए, होमोसेक्सुअल आए, कोई भी जेंडर आइडेंटिटी आओ आ जाए, उसको हमने बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के हमने क्या करना है, उसको एम्पावर करना है, उसको हमने इंक्रीज करना है हर लेवल के ऊपर। उसके बाद यूनिसेफ का एक और प्रोग्राम है जेंडर एक्शन प्लान। एक अप्रोच भी कह सकते हैं, उसकी आप सर्विस भी कह सकते हैं, ठीक है, जो आप उसको मर्जी नाम दें। यूनिसेफ अब क्या करता है? ये कमिटमेंट करता है जेंडर के बुनियाद के ऊपर, जेंडर के किस तरह से, कि हमने क्या करना है, जेंडर इक्वलिटी को जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हर लिहाज पर, हर लेवल पर उस जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी को हमने क्या करना है, प्रमोट करना है। ये जेंडर एक्शन प्लान है यूनिसेफ का। अब मिसाल के तौर पर जब आप कल ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, कि विमेन के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास क्या होना चाहिए, कि किस तरह से वो इसको इंप्रूव करें। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यूनिसेफ को चाहिए कि अपना जो जेंडर एक्शन प्लान है उसके